Assalamu alaikum. This is Subhata Rizvi, and today we are going to discuss about the subject that is business organization. This is newly introduced subject, and here we are having its syllabus. Okay, today we are going to have the introductory class of business organization. Before starting anything, I just want to tell you that what exactly business organization is, what it is going to be all about, right? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली पहले हम उसको ब्रेक करेंगे कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के मीनिंग्स क्या इंडिविजुअली और फिर कलेक्टिवली जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या चीज़ बनती है. Business, as you know, that business means the trading activities, trading of goods and services, right? And organization, ek idara, right? Where the business activities are taking place. ऐसा इदारा जो कि business activities जहाँ पर हो रही हों उसके हवाले से हम यहाँ पर पढ़ेंगे सारी चीज़ें जो भी लॉज हैं कोई जो भी इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं. तो बिफोर डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न और एनीथिंग एल्स हम उसके पहले अंदर देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या है, राइट? सो वी आर हैविंग द ग्रिड. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, राइट? प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस काफी हैवी चैप्टर है इसके अंदर. उसके बाद है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क. Then we are having risk management framework for organization. Then we are having components of internal control reporting framework. And then environment of organization, PESTEL and globalization. PESTEL काफी important भी होने वाला है और हम लोगों ने काफी सारे लोगों ने पहले भी वर्ड भी सुना होगा, ये टर्म भी सुना होगा और इसको पढ़ा भी होगा और हो सकता है कि काफी सारे लोगों के लिए ये फर्स्ट टाइम हो, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह. ओके, अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पर एक ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आपको एक एक चैप्टर के बारे में बताते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, राइट? सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस है, राइट? अब ये जहाँ पर जो गवर्नेंस है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. ये जो ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नेंस होगी उसके बारे में बात हो रही है. यहाँ पे हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जो भी आपको यहाँ पे प्रिंसिपल्स या लॉज या रूल्स बताए जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन, फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. ये सारी चीजें हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं. क्या है? अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स दैट आर स्टेटेड टू बी एवोल्यूशनरी इन नेचर एंड शुड बी रिव्यूड इन द लाइट ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस. लर्निंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हिच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन एथिकल कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट. द प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस शुड बी नॉन बाइंडिंग ऑन द कॉर्पोरेट कंपनीज. अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो भी चीजें होंगी विद इन द कॉर्पोरेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस कंडक्ट होगा, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट. लॉज हैं आपके जैसे बाकी लॉज होते हैं, इसी तरह बिजनेस कंडक्ट का भी बाकायदा लॉज हैं. उसी को फॉलो करते हुए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एक्टिविटी होगी, वो चाहे कोई इलेक्शंस हो या कोई भी चीज़ हो कि उसका कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसमें कौन सी पार्टीज कितना पार्टिसिपेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू फॉलो द बिजनेस कोड. ओके, एंड how we are going to follow it, what is the business code, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखनी है. then responsiveness, then efficiency and effectiveness. अच्छा, अब ये क्या है? to learn the quality of reacting quickly and positively when the things are well defined. जब चीजें बहुत ज्यादा well defined होंगी according to the law, according to the principles होंगी, तो आपको responsive आप रहेंगे, आप टाइम टेकिंग चीजें नहीं रहेंगी. ये इसी तरह एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आप किसी भी चीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करेंगे जब सब लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको मालूम होंगी, सो दे नो हाउ एंड व्हेन टू रिएक्ट एंड व्हेन टू रिस्पॉन्ड efficiently and effectively. Then openness and transparency to increase the acceptability and making an individual transparent and fair.
आपकी सर्टेन बाउंड्रीज हैं, आपका सर्टेन आपका कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसी के अंदर रहते हुए आपका अच्छा एनवायरनमेंट जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा, सबके लिए इक्वल होगा। पहले ही आपको वेल डिफाइंड आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी और उसके जो भी चीज़ होगी वो बहुत ही क्लियर होगी, कुछ वेग नहीं होगा कि हो सकता है कि इन वर्ड्स आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और उसके बाद में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। रूल ऑफ लॉ, वही हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी चीजें होंगी। अंडरस्टैंडिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड सबऑर्डिनेटिंग इट टू वेल डिफाइंड एंड एस्टैब्लिश्ड लॉज, वही वाली चीजें ये भी। अच्छा उसके बाद एथिकल कंडक्ट, code of ethics outlines the ethical principles that govern decisions behavior at a company or organization। कोई भी और डिसीजन है और बाकी जो भी है इंडिविजुअल बॉडीज वो जैसे भी एक्ट कर रही हैं, जो भी उनका बिहेवियर है, जो भी उनकी अथॉरिटीज अपनी यूज करने की और अपनी जॉब फुलफिल करने की जो भी बिहेवियर है, वो सारी चीजें आपकी एथिकल कंडक्ट के हिसाब से होंगी। एक बॉर्डर लाइन है जिसके हवाले के अंदर रहते हुए आपको अपनी जॉब को डिस्क्रिप्शन में रहते हुए आपने अपना काम करना है और उसके अंदर जो है वो आपको डिसीजंस भी जितने भी होंगे वो डिसीजंस भी थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेप बाय स्टेप कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी डिसीजन है अब वो डिसीजन डिफरेंट लेवल्स के होंगे। हायर लेवल के जो है वो कौन से डिसीजन है जो डायरेक्टर्स को लेने, कौन से डिसीजन है कमेटी लेगी, कौन हर किसी की जो भी है। इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर है, उसके जो लॉज हैं, उसके जितनी भी चीजें हैं और सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब इसी चीज के बारे में। देन इनोवेशन एंड ओपननेस टू चेंज, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी न्यू मेथड आपको पास आए तो आप उसको अडॉप्ट करें। ये नहीं कि आपने पुराने जो मेथड चलते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो यही होता था हमने यही करना है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। जो भी एडवांसमेंट है उसको एक्सेप्ट करना, to make yourself better, to make your output better। आप जो है वो चेंज अडेप्टिव हो। उसके बाद आएगा सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, टू फोकस ऑन द मीटिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड एज वेल एज एक्वायरिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स। अब ना सिर्फ अभी की नीड्स को मीट करना बल्कि आगे भी जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको भी फोकस करके रखना। अभी की तो आपने नीड्स देख ली कि भाई ये है, इतनी प्रोडक्शन करनी है या इतनी जो भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो इतने मैग्नीट्यूड की इतनी इतनी सर्विसेज हमने इस तरह से प्रोवाइड करनी है। लेकिन आपने आगे लॉन्ग टर्म भी देखना है अपनी कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैलकुलेट करके कि इतनी इसमें ग्रोथ होगी, ये होगा या ये होगा। इस तरह से हमें जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको भी अचीव करने की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आएगा मैनेजमेंट, राइट, टू लर्न केयरफुल ट्रैकिंग एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कैश फ्लो। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है बिकॉज जो मेन चीज होती है जिसपे पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिलाई कर रही होती है वो फाइनेंस होता है, राइट। तो उसकी मैनेजमेंट की आपकी कंपनी का क्या फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, उसका कैश फ्लो क्या है, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह आएगा, क्या करना है, कैश फ्लो क्या है उसका, ये सारी चीजें शुड बी वेल मैनेज्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा ह्यूमन राइट्स, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल कोहेजन। यहाँ पर आपकी वर्क फोर्स के राइट्स के बारे में बात आ जाएगी, जो आपके लिए लोग काम कर रहे हैं उनका क्या राइट्स है, उनको की ट्रीटमेंट कैसी है, इक्वल राइट्स उनके साथ शेयर होने चाहिए और ये सारी चीज़ें। एंड दे शुड आल्सो हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और यहाँ पर है कि हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट। Then accountability. अब ये accountability क्या? What is accountability? To understand responsibility within the job and considering accountable for the job. Whatever your job description is, आपने वो job fulfill भी करनी है और आप उसके लिए accountable भी हैं। आपको के ऊपर एक check and balance भी किया जा रहा है. So you should have to be fair enough. Okay. Now we are going to have another chapter which is right and responsibilities of stakeholders and components of organization governance framework. The main component of a governance model contains some important key aspects. अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ आएंगी, स्टेक होल्डर्स के बारे में, उनकी राइट्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ओके, बोर्ड, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके क्या राइट्स हैं, उसको किन किन चीज़ों की अथॉरिटी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और उसकी जिम्मेदारी की वो रिस्क स्ट्रैटेजीज और बिजनेस पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल साउंडनेस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड।
उसके बाद आफ्टर दैट हियर कम्स द कमेटी अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर द बोर्ड आपकी जो कमेटी है वो उसके कितना कौन से राइट्स शेयर कर सकती है, और बोर्ड के बिहाफ पे भी वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग हो सकती है। अंडरस्टैंड द अथॉरिटीज ऑफ कमेटी एज पर बाय लॉ द कमेटी इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल यही वाली बात कि वो बोर्ड के बिहाफ के ऊपर भी एक्ट कर सकती है, मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी शेयर करती है, और अगर बोर्ड एट द मोमेंट एक्टिव ना हो तो कमेटी कैसे उसको टेक ओवर करके और उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेगी। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या उसका पूरा डिजाइन है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जवाबदेह होगा, ये सारा एक स्ट्रक्चर होता है। कौन किसके अंडर है, कौन किसके ऊपर है, कौन अपने जॉब जो भी करेगा, पर्सन जो भी एक बंदा है जो करेगा अपना काम, वो किसको रिपोर्ट करेगा आफ्टर फिनिशिंग देयर जॉब्स, आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क। ये सारी चीजें आपकी ये भी वेल डिफाइंड होनी चाहिए ताकि किसी किस्म का बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, सो नो वन कैन क्लेम और ब्लेम एनीवन, राइट। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ आपको एक सिर्फ थोड़ा सा हर चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। नॉट एग्जैक्टली कि आप समझे कि पूरा भाई ये सारा सिलेबस हो गया आज, ये ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, राइट। ओके, एंड देन वी आर हैविंग मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी. Okay, understanding the obligation. There must be an obligation or duty to do something where someone is held to account. यहाँ पर हर किसी का कोई ना कोई काम होगा, हर कोई किसी ना किसी काम के लिए जवाबदेह होगा. Okay, an action an individual is held to account for not to just results but also actions more than simply and simply वही वाली बात, something done. Accountability involves how it gets done. सिर्फ ये नहीं कि काम आपका हो गया है, सिर्फ ये नहीं देखना ऑब्वियसली कैसे हुआ, कि टाइमली हुआ है या नहीं हुआ, एफिशिएंटली हुआ है या नहीं हुआ, दिस शुड बी मैनेज्ड एज वेल. तो इसकी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, अदरवाइज जो परफॉर्मेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी. हाउ द वर्क हैज बीन डन, सिर्फ वर्क हुआ है या जॉब या कोई भी चीज जो आपको गोल आपने अचीव किया है या नहीं, ये नहीं देखना, बल्कि ये भी हाउ यू हैव डन, इज इट टाइमली. क्योंकि एज यू नो दैट इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी डन टाइमली, योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब, राइट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इंसेंटिव्स. अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लर्निंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इट्स. अच्छा ओके, अब आपने हो गया, आपने देख लिया, अकाउंटेबिलिटी भी हो गई कि भाई कैसे काम हुआ, एफिशिएंटली हुआ नहीं. अब नाउ इट इज द टाइम टू गिव देम द इंसेंटिव्स, जिन्होंने एफिशिएंटली काम किया है, जिन्होंने बहुत ही टाइमली काम किया है, उनके लिए इंसेंटिव्स भी होंगे ऑब्वियसली. फिर वो चीज जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी. इफ यू आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट द वर्कफोर्स बाय गिविंग देम द इंसेंटिव्स, दे आर नॉट गोइंग टू बी मोटिवेटेड. और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो जिन्होंने अभी एफिशिएंटली काम किया वो ना करें. सो दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और अगर किसी ने एफिशिएंटली काम नहीं किया तो उसको भी देखना कि इट कुड बी लाइक उनकी एक्सपर्टीज किसी और तरफ हो सकती है, और वो इस तरह की सारी चीजें भी आपको वर्कफोर्स सारी मैनेज करनी होती है, राइट. उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन. जब भी हम बिजनेस का वर्ड सुनते हैं वहाँ पर फॉरन से एक चीज आती है कि रिस्क. ठीक है, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, जॉब में देयर इज नो रिस्क अनलेस इसका कि किसी एक आध छोटा मोटा रिस्क है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, डिजास्टर हो जाए, वरना इट्स काइंड ऑफ वेरी सेफ एंड साउंड थिंग. आप जाते हैं, आपको पता है आपको मिलेगी, आपको कोई लेना देना नहीं, आपकी कंपनी क्या करी जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यू आर गोइंग टू बी गिवन द सैलरी व्हिच हैज बीन प्रॉमिस्ड. बट बिजनेस में आपको रिस्क बेयर करने पड़ते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उन सबको रिस्क के आफ्टर इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, राइट. उनको रिस्क को कवर भी करना पड़ेगा. अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अब पहले बिजनेस रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं, यू शुड हैव टू माइंड दिस. आपने पहले उनको शुरू से ही देख लेना है कि कौन कौन से रिस्क, क्योंकि बिजनेस इज नॉट लाइक दैट, आपके अंदर फोरसाइटनेस होना बहुत जरूरी है, राइट. तो आप अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फेलियर फॉर द बिजनेस. क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपकी बिजनेस में फेलियर की वजह बन सकें. उसके बाद आपने देखना एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एनालाइज अबाउट द मॉडर्न. अच्छा, दूसरा ये कि
You should also have to observe what is योर ऑर्गेनाइजेशन नेचर, किस किस्म का बिजनेस आप कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कल्चर फॉलो हो रहा है, आपका बिजनेस कौन किस तरह का है. सो हर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो बिजनेस की नेचर होगी उनका डिफरेंट रिस्क बेयर करने पड़ेंगे. तो आपको अपना बिजनेस की नेचर के हिसाब से उनके रिस्क जो भी आपको बेयर उसको पहले से ही हमने देख लेना है कि क्या क्या हो सकते हैं, राइट. उसके बाद आपने उसको मॉडर्न टेक्निक से बिजनेस को कि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि बैरियर है आ रहा है, आपने उसको मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू जो आप करंट सिचुएशंस देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो कोई ऐसे यूनिक रिस्क्स नहीं होंगे जो सिर्फ आपने ही कोई फेस करने पड़े होंगे. यू शुड हैव टू हैव अ लुक ओवर द मार्केट हाउ they are overcoming their risks and how they are minimizing their risks, right. Then we are having risk management responsibilities. अब risk को manage भी करना है. अब ये कुछ certain जो है वो इसकी responsibilities भी होंगी. learning the set of responsibilities, क्या responsibilities होती हैं अगर कोई risk cover करना हो या कोई risk को minimize करना हो. to communicate risk policies and processes for an organization में पहले से ही ये डिसाइडेड होना चाहिए. इट शुड बी मेंशन बिफोर कि ये वाली पॉलिसीज हम लोग ऑब्वियसली देखे. रिस्क आप जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क हैं वो तो ऑब्वियसली वो पहले से ही पता होंगे हमें, राइट. हमें पहले से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया होगा अपने जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम अपना कोई भी बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने उसका मार्जिन रखा हुआ होता है, राइट. तो उसके लिए पॉलिसीज भी पहले से प्रिपेयर की हुई होती हैं. प्रोसेस कुछ ऐसी चीज होती है एट द टाइम आपको जो है उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है व्हिच यू हैवंट एस्टिमेटेड, राइट. अच्छा, अब यहाँ पर आपकी स्टेक होल्डर्स एंड रिस्क्स. Understanding the risk often have difficulty clarifying the role of stakeholders in risk management. अब यहाँ पर आपके स्टेक होल्डर्स में आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे, इसमें एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे, आपके जिस आप टैक्स देते तो गवर्नमेंट भी आ जाएगी. तो ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनका क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें वो किस हद तक इसके अंदर हाउ दे कैन टेक पार्ट इन द रिस्क मैनेजमेंट थिंग. रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स. अब रिस्क हो गया, आपने असेस कर लेना है रिस्क कितना है, क्या है, इससे कितना इफेक्ट हमें पड़ सकता है. अंडरस्टैंडिंग दैट द रिस्पांस टू अ गिवन रिस्क शुड रिफ्लेक्ट द रिस्क टाइप. किस तरह का रिस्क को उसी तरह का रिस्पांस देना है. द रिस्क असेसमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एटीट्यूड टू रिस्क. आप risk that is the part of business, right. So how you are treating it, how you are dealing with it matters a lot, right. Then हमारे पास आ रहा है components of internal control reporting framework. In an effective internal control system, the following 5 components work to support the achievement of an entity's mission, strategies and related business objectives. अच्छा, अब कुछ internal controlling bodies भी होती हैं जिसमें आपकी कुछ ऐसी होंगी जो आपके फाइनेंस को कंट्रोल करेंगी, कुछ environment को कंट्रोल करी होंगी, कुछ रिस्क को कवर कर रही होंगी. अभी कौन क्या क्या है, क्या क्या चीजें इंटरनल कंट्रोल में आएंगी ये देख लेते हैं. कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंटेग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. आपका एनवायरनमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा कल्चर फॉलो हो रहा है, कि आपको कोई भी ऑर्डर किया जाएगा यू शुड हैव टू फुलफिल इट, कि आपका अपना भी से है कुछ. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है उनकी, कौन सी कितना ज्यादा उनका जो है वो हाउ मच दे आर ऑथराइज्ड, और ऑडिट कमिटीज. ये सारी चीजें आपकी मैनेजमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है क्या उसको कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं, और अगर कोई चीज अकॉर्डिंग नहीं हो रही है मैनेजमेंट के, सो हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट. ऑपरेटिंग स्टाइल, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या एग्जैक्टली. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड यू. असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उनकी कितनी फ्लेक्सिबल है पॉलिसीज और कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं. ये सारी जो है वो ये भी आपको एक इंटरनल कंट्रोल में आएगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसे कंट्रोल हो रहा है, राइट. दोज बीइंग कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज. यहाँ पर वही सारी चीजें रिपीट नहीं करने की जरूरत. इसके बाद हमारे पास आएगा रिस्क असेसमेंट.
company wide objectives, process level objective, risk identification and analysis, managing change. अच्छा जी, अब यहाँ पर वही risk assessment आएगी, explaining the risk assessment, that it is identified of hazards that could negatively impact on organization's ability to conduct business, learning and identify these inherent business risks and provide measures, processes and controls to reduce the impact of these risks to business operation. आपने जो है वो रिस्क प्रोसेस करना है, फिर बताने के ये जो रिस्क है जो भी कंपनी फेस कर रही है उसके वजह से किस हद तक आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को फर्क पड़ेगा, और ऐसा तो नहीं कि रिस्क इतना है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज आगे कंटिन्यू ही ना कर सकें, और कितना कंट्रोलेबल है और किस तरह उसका इफेक्ट कम से कम, हाउ वी कैन मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ द रिस्क, ये सारी चीजें ताकि आपका बिजनेस ऑपरेशन कम से कम इफेक्ट हो. ठीक है. कंट्रोल एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, चेंज मैनेजमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी, बैकअप्स एंड आउटसोर्सिंग. अब यहाँ पर है कंट्रोलिंग एक्टिविटी स्टेप्स आर वाइडली यूटिलाइज्ड फ्रेमवर्क containing best practices for both security and application controls that consist of domains and processes. The basic structure indicates that IT processes satisfy business requirements. आपका IT भी आपकी जो बिजनेस का जो भी एग्जैक्टली फिर ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस नेचर पे, तो वो आपके आईटी डिपार्टमेंट भी जो आपका है वो किस हद तक आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सारी चीजें भी हमने यहाँ पर देखनी है. देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. एक तो क्या मार्केट में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें आपको किस हद तक यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, राइट, और फिर आपको कम्युनिकेट करना है बहुत ही इफेक्टिवली. जो भी चीज़ है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, जो भी कोई ट्रेंड है, जो भी हो रहा है, उसको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है. योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी वेल informed as well and well communicated as well, right. फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर मॉनिटरिंग, ongoing monitoring, separate evaluation and reporting deficiencies. यहाँ पर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये है कि explaining the ongoing evaluation, separate evaluations and reporting. यहाँ पर है कि जो आपकी within the organization business activities हो रही हैं उनका भी audit होता है, which is internal audit, right. तो इंटरनल ऑडिट जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिट होता है जो फाइनेंस का होता है वो तो ऑब्वियसली वो कुछ एक इंटरवल के बाद होता है, बट जो इंटरनल ऑडिट होता है ये या तो मंथली बेसिस पे या जो भी है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये होता है, ताकि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, जो वर्क फोर्स की एबिलिटी और कैपेबिलिटीज है वो किस तरह काम करें, ये सारी चीजें वो मॉनिटर भी की जाती है, उनको एवेल्युएट भी किया जाता है, राइट. और उसके बाद यहाँ पर जो भी डेफिशिएंसीज आपके एनवायरनमेंट में देखी जाती हैं वो जो इंटरनल ऑडिट के अंदर उसको बताया जाता है कि ये डेफिशिएंसीज आ रही हैं आपके एनवायरनमेंट में और ये इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो एक्ट हो रहा है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें भी होती हैं. उसके बाद हम आ गए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर, एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव डन दैट. हाँ जी, अब हमारे पास ये है सबसे ही अच्छा एक टॉपिक है हमारा, राइट. इसके अंदर हम देखते हैं कि ये है क्या. ओके. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल.
The stability in likely changes. ब्यूरोक्रेसी करप्शन लेवल क्या है आपकी, टैक्स पॉलिसीज क्या है, एनवायरमेंटल लॉ, टैक्स पॉलिसीज, फ्रीडम ऑफ प्रेस रेगुलेशन, आपकी टैक्स पॉलिसीज बहुत ज़्यादा, इसको देखिए। Economic understanding how economic factors affect business is essential to making smart decisions and guiding for your company to greater height. ग्रोथ रेट्स क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। हेल्थ कॉन्शियसनेस कितनी है, एजुकेशन लेवल क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, आपकी आपकी सोसाइटी कैसी है, लर्निंग द फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ, एज डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ कॉन्शियसनेस, करियर एटीट्यूड एंड अदर्स, ठीक है। और थोड़ी सी और देर लगेगी बस, लास्ट लास्ट चैप्टर है।
environment of organization है हमारे पास पेस्टल पेस्टल basically now we are having the last chapter which is environment of organization. राइट एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हमने पढ़ना है पेस्टल। पेस्टल ये सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और इसके लिए बेसिकली पेस्टल है क्या? पेस्टल जो है वो आपकी पेस्टल एनालिसिस होता है, राइट। पेस्टल एनालिसिस आपका पेस्टल एनालिसिस में आपका जो अदर फैक्टर्स हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं, राइट। आपने उन फैक्टर्स को देखना है, राइट। सो इसके अंदर है हमारे पास पेस्टल, राइट, PESTEL। इसमें हर एक वर्ड, जिसको पेस्ट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें हर एक वर्ड के कुछ मतलब है, राइट। उसमें आपने देखना है P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। अभी पॉलिटिकल, ऐसे कौन सा पॉलिटिकल फैक्टर है जिससे आपका अपनी बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो इफेक्ट कर हो सकती हैं, आपने ये देखनी है, राइट। और आपके पास बाकी है यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स। E stands for economic factors, right? Which economic factors can affect your business activities?
करप्शन लेवल क्या है, टैक्स पॉलिसीज क्या है। अब यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल पी, यानी कि पेस्टल किस किस से स्टैंड, पेस्टल स्टैंड्स फॉर व्हाट। P is the political analysis, then economic analysis, then social analysis, then technological analysis, and then environmental analysis, and then legal, right? So ये जो हमारी फैक्टर्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का एनालिसिस में क्या आएगा? पॉलिटिकल एनालिसिस में आएगा कि आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, राइट? आपकी गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, और अगर बार बार किसी कंट्री में आपकी गवर्नमेंट चेंज होती रहेगी तो वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, और उससे आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। बिकॉज न्यू गवर्नमेंट ऑब्वियसली वो अपनी न्यू पॉलिसीज लेकर आएगी, न्यू उसकी टैक्स पॉलिसीज होंगी, उसकी ब्यूरोक्रेसी और सारी चीज़ों में डिफरेंस आता रहेगा, तो इससे आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो डेफिनेटली सफर करेंगी। फिर हमारे पास आता है दूसरा, दैट इज इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं और जिनको हमने फोकस करना है कि ये फैक्टर्स हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को इफेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको पहले ही अच्छे से एनालाइज भी कर लें, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लें। ग्रोथ रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, लेबर कॉस्ट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को ऑब्वियसली वन वे और अदर इफेक्ट करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई नेगेटिवली करे, पॉजिटिवली, सबका जो है वो कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होगा। आपकी स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, आप कौन सा, आपका बिजनेस साइकिल किस स्टेज पे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ट्रेड फ्लोज एंड पैटर्न, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, डिस्पोजेबल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, प्राइस फ्लक्चुएशंस, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, वेदर, क्लाइमेट चेंज। अभी ये सारी चीजें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स में अभी वेदर और क्लाइमेट चेंज को तो हम नहीं लेकर आएंगे, अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देन हमारे पास है एस, दैट स्टैंड्स फॉर सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर क्या है? यहाँ पर सोशियो कल्चर एनालिसिस भी होगा आपके पास, ठीक है। इसके अंदर कि आप की जो सोसाइटी है वो कितनी हेल्थ कॉन्शियस है, एजुकेशन लेवल क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, leisure, career and retirement, attitudes towards product, quality and consumer service, attitude towards saving and investment, emphasis on safety, ये सारी चीजें, लाइफस्टाइल क्या है, बाइंग हैबिट्स क्या है आपकी सोसाइटी की, रिलीजन एंड बिलीफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रीन और इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपकी जो है वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते, क्या वो लोग इस चीज को फोकस करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट को भी सेफ रखें या नहीं, और एटीट्यूड्स टुवर्ड एंड सपोर्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन रेट्स, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपकी जो पॉपुलेशन है, आपको ये भी देखना होगा क्या आपका हो सकता है प्रोडक्ट कोई सर्टेन एज के लिए हो, तो क्या वो कितनी ज्यादा वो उस एज ग्रुप जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसका क्या स्ट्रेंथ है, कितनी है, कितने परसेंट है, ये सारी चीजें। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या पड़ेगा हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस क्या होगा। आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के ऊपर स्पेंड करती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस में आपके पास ये चीजें आएंगी। अगर तो आपका जो है वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस बारे में कॉन्शियस है और वो करती है टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट, तो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज पर ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। और अगर आपकी अगर आपकी गवर्नमेंट है तो आपको इससे क्या फायदा हो सकता है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजेस भी लानी पड़ सकती है। ये सारी चीजें हैं जो हमें पेस्ट में बढ़ती है। यहाँ तक तो पेस्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आगे है हमारे पास एनवायरनमेंट, ठीक है। अब यहाँ एनवायरनमेंट आ जाएगा। एनवायरनमेंट में क्या चीजें हैं, एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है ये भी देख लेते हैं।
इन्वायरमेंट एनालिसिस में हमें ये देखना है कि आपका वेदर, क्लाइमेट चेंज, लॉज रेगुलेटिंग इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, एटीट्यूड्स टुवर्ड ग्रीन और इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अगेन, एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, एटीट्यूड्स टुवर्ड एंड सपोर्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ये सारी चीजें भी आपने देखनी है, आपके इन्वायरमेंट में आएंगी ये। ओके, उसके बाद हमारे पास है लीगल। अब ये लीगल क्या है, लीगल हम देख लेते हैं यहाँ पे लीगल क्या चीज है। लीगल एनालिसिस में आपके पास क्या क्या आएंगी, आपका एंटी ट्रस्ट लॉ, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, कॉपीराइट पर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ई कॉमर्स, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये हमारी सारी चीजें आएंगी लीगल एनालिसिस में। ये वो हैं फैक्टर्स हैं, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को भी आपने देखना है। अभी तक तो हमने सारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चीजें देखी थी कि यूं होना चाहिए, ये लॉ होना चाहिए, इस तरह का प्रिंसिपल होना चाहिए। अब ये वो चीजें थी जो हमारे फैक्टर्स थे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो होंगे आप उनको नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन उनके हिसाब से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को जरूर डिजाइन कर सकते हैं, ताकि उस जितने अकॉर्डिंगली चलेंगे इन चीजों से पॉजिटिव इफेक्ट्स को ज्यादा, आपने पॉजिटिव जो भी आपके इम्पैक्ट पड़ेगा वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और इन सारी चीजों को आपने कंसीडर करना है कि क्या क्लाइमेट है। ऐसे नहीं कि आपका कोई, आपने क्लाइमेट नहीं देखा कि वो चीज़ आपकी एरिया में उसका कोई यूज ही नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो चीजें ये एक फेलियर और फ्लॉप की तरफ चली जाती हैं फिर बिजनेस एक्टिविटीज की, कि आपने देखना है अकॉर्डिंगली रहना है। अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी हो सकता है कि कल्चर उन चीजों को सपोर्ट ना करता हो। ये सारी चीजें आपकी रिलीजियस कुछ हमारे यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशंस होती हैं, उन सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम जितना इन चीजों को भी अपनी उसको फोकस करेंगे तो इससे और एफिशिएंट और बहुत अच्छा आउटपुट आएगा, राइट। अब यहाँ पर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि ट्रेड पॉलिसीज क्या है, एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स एंड इन्फ्लेशन डिमांड। अब यहाँ पर हमने पढ़ना क्या है, learning the factors that drive supply and demand and thus prices are global, and understanding of how international trade and foreign exchange rate fluctuations affect economies। अब ऐसा क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन या इजीली भी हो गया है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी मार्केट को कैटर कर रहे होते हैं, बल्कि बाहर और एक इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, उनके हिसाब से भी हमने देखना है कि अगर वो लोग भी कोई प्रोडक्ट, आप भी वाला सेम प्रोडक्ट है आपका और उनका नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम है, तो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग उनकी इस हद तक की चीप होंगे, आप अगर बाहर से हम इंपोर्ट कर लें तो वो हमें सही पड़े। तो ये सारी चीज़ देखने की उनके प्राइसेस, उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड हो गए हर चीज़। आपके लिए मोबिलाइजेशन, कम्युनिकेशन अब बहुत आसान हो चुका है। तो इसके लिए भी हमें ग्लोबलाइजेशन और इनके क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट्स आ सकते हैं आपकी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर, ये देखना है। फिर यहाँ पर आएगा ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग मार्केट। सेम थिंग, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स को भी हम बारिश हो रही बारिश हो रही
सो ई कॉमर्स इन इमर्जिंग मार्केट्स में आपने ये देखना है कि नाउ द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स डू हैव मल्टीपल चॉइसेस, तो उसके लिए भी आपने देखना है कि आप जो भी आप चीज़ ऑफर कर रहे हैं वो कोई सर्विस है या वॉट एवर इट इज़ एनी सॉर्ट ऑफ गुड, तो उसको आपने इस तरह से और वो आपकी उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए जहां पर और ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसका भी स्टैंडर्ड उतना ही वैसा ही होना चाहिए। दूसरा, यू कैन ऑल्सो गेट और यू कैन ऑल्सो हैव एडवांटेज ऑफ इट। अब अगर आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी वेंडर्स हैं या कोई और आपके पास भी मल्टीपल चॉइसेस आ चुकी हैं, राइट, यू कैन गेट द थिंग्स और यू कैन गेट द सर्विसेज। आप आउटसोर्सिंग और ये सारी चीजें आप ई कॉमर्स है तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर्स के पास बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के पास भी मल्टीपल चॉइसेस आ गई हैं, सो वी कैन हैव एडवांटेज ऑफ इट एज वेल। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दैट ई कॉमर्स इज द टेक्नोलॉजी which is expected to become more popular in the future. While e-commerce is the maturing market, emerging economies are poised to become the next mega market as the adoption of internet rises gradually. इसी तरह आपके पास पहले मार्केट में सिर्फ लोकल मार्केट को आपको कैप्चर करना होता था, अब यू डू हैव ह्यूज और एक बहुत बड़ी आपके पास भी मार्केट है जिसमें सिर्फ आपकी ही जो है वो लोकल मार्केट नहीं बल्कि आपके पास अब ये भी चांस है कि आप अपने प्रोडक्ट को बाहर भी you can also provide it to like outside of the boundaries, outside of your country as well. So ये एक बहुत ही एक ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई जिससे आपके बिजनेस एक्टिविटीज को ग्रो करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है। ठीक है, तो ये चीजों से कंपटीशन तो बड़ा है बट आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस और आपके पास मार्केट भी बड़ी हो गई है, सो यू शुड हैव टू सी दिस थिंग। ओके, अब यहाँ पर हमारा ये सारी चीजें जितनी भी हमने डिस्कस कर ली हैं ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ग्रिड्स है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसका जो मार्क्स वेटेज होगा वो 20 to 25 परसेंट मार्क्स आपके इसमें से आएंगे, राइट। देन हमारे पास राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो नेक्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसके अंदर अगेन 20 to 25 मार्क्स आपके यहाँ से भी निकल सकते हैं। फिर हमने जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पढ़ा है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि शुरू के जो आपके चैप्टर्स हैं 3 चैप्टर्स उसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है क्योंकि उसके अंदर से आपके 20 to 25% मार्क्स निकलेंगे, राइट। उसके बाद आपने यहाँ पर है शुरू के आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, राइट। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आपका आएगा एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पेस्टल है। पेस्टल क्योंकि है भी बहुत आसान, आपके फिंगर टिप्स पे है, ये आपको पता होना चाहिए कि पेस्टल स्टैंड्स फॉर व्हाट और क्या है, इस पेस्टल हम यूज क्यों करते हैं, ये कौन से एनालिसिस है, इससे क्या हमारी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको बहुत आई गेस वो तो अभी ही मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस की, अभी आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ही काफी सारी चीजें इसकी समझ आ गई होंगी। तो ये 15 to 20% मार्क्स आपके इस चैप्टर से निकलेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर होल पेपर ऑफ 100 मार्क्स जिसके अंदर आपने शुरू के 4 चैप्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना, 5th चैप्टर तो है ही इजी। सो ये आपका अच्छा, अब this is all from my side and inshallah it will be a kind of very good experience और आपको बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है क्योंकि हम सब ने किसी ना किसी तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही कनेक्ट होना है और ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। और अभी हम इसको और भी डिस्कस करेंगे और इन द नेक्स्ट क्लास दिस इज इट फ्रॉम माय साइड।